नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर देखिए, जब बुद्ध को सीधे मूर्ति में नहीं दिखाया जाता था, कभी किसी चरण में आप देखेंगे कि कभी धर्म चक्र, तो कभी आप देखेंगे बोधि वृक्ष के रूप में पूजा होती थी। फिर समय बदला और समय बदलने के साथ पत्थर में करुणा, शांति और ज्ञान ने आकार लेना धीरे धीरे समय के साथ शुरू कर दिया। और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बुद्ध मूर्ति कला आखिरकार क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, या फिर मथुरा, गांधार, अमरावती जैसी जो शैलियां हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ये लेक्चर सिर्फ एक क्लास के रूप में नहीं समझना है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक सोच का एक इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध मूर्ति कला के अपने इस लेक्चर को। इससे पहले भी हमने मूर्ति कला की क्लासेस को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। आपने जाके नहीं देखा है तो जाके देखिए, कंप्लीट सीरीज है ये, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, मेंस हो, चाहे वो पीटी हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बौद्ध मूर्ति कला के विषय में यहाँ पर बात की गई है कि द्वितीय, आप ध्यान देंगे, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में के बाद की बात अगर करूँ तो मौर्य साम्राज्य टूटने लगा धीरे धीरे। हमें पता है, इतिहास हमने पढ़ा है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में नए वंश भी उभरे उस समय पे। और उत्तर और मध्य भारत यानी कि नॉर्थ और जो सेंट्रल आपका इंडिया है, उसमें शुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त जो है ये आए। और जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में अगर आप देखेंगे तो सातवाहन, इक्ष्वाकु, आप देखेंगे इक्ष्वाकु देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे आभी, वाकाटक वंश, इन सब का उदय हुआ। ठीक है, ये सब वंश जो है बहुत शक्तिशाली हुए। इसी समय पे वैष्णव और शैव परंपराओं का भी विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे प्रमुख ब्राह्मण संप्रदायों का भी विकास हुआ। अब बौद्ध कला को जो प्रमुख उदाहरण है वो विदिश, भरहुत, बोध गया। ठीक है, बोध गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या नाम है उसका, जगह जगह पेटा जो आंध्र प्रदेश में है, मथुरा, खंडगिरी, उदयगिरी से मिलते हैं। यानी कि सिंपल अगर शब्दों में इसको हम समझें तो ये जो दौर था पूरा, ये बौद्ध कला और मूर्ति कला के विस्तार और विविधताओं का समय था, जिसको यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम भरहुत मूर्ति कला की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी जैसी ऊंची और लंबी है। ठीक है, यक्ष यक्षिणी आप देखेंगे ज्यादातर मंदिर के बाहर जो है गेट कीपर की तरह, या उनको संरक्षक के रूप में मंदिर के बाहर लगा देते हैं। तो यक्ष यक्षिणी जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक एनर्जी के रूप में यहाँ पर पेश की जाती है। कथात्मक रिलीफ पैनलों में तिरछे परिप्रेक्ष्य में त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देता है। त्रिआयामी सीधे सीधे समझिए 3D के रूप में यहाँ पर डायमेंशंस को ऐसे उकेरा जाता है, उभारा हुआ चित्र लगता है। शुरुआती जो कथाएं हुआ करती थी उसमें पात्र जो है, जो करेक्टर्स होते थे चित्र में, मूर्ति में, वो कम हुआ करते थे। बाद में जो मुख्य जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ और भी पात्रों को, जैसे मान लीजिए अगर इसके बारे में डिफाइन करें तो इनके साथ छोटे छोटे और भी पात्रों को बना के मूर्ति को प्रदर्शित किया जाता था। मूर्तिकारों ने उपलब्ध स्थान पर, यानी कि जो भी जगह उनको लगती थी, मूर्तिकारों को पूरा उसका यूज किया। आकृतियों को सपाट शैली, एकदम प्लेन शैली में और हाथ जोड़े हुए दिखाई दिया जाता है। ज्यादातर कुछ देखिए हाथी भी इस प्रकार से हाथ जोड़े हुए, तो इस प्रकार की मुद्रा में ज्यादातर मूर्तियां इस दौरान देखने को मिलती है। प्रारंभिक भरुत में देखेंगे मूर्तियों में शरीर कठोर दिखाए गए, लेकिन बाद में गहरी नक्काशी। भाई जैसे जैसे समय बदलता है चीजों में इंप्रूवमेंट आता है, विकास के साथ साथ इन चीजों में भी तो डेवलपमेंट दिखेगा। ठीक है, इस काल की जो पुरुष प्रतिमाएं हैं उनकी खास पहचान गांठदार शिरोवेश यानी कि नॉटेड हेड गियर यहाँ पर देखने को मिलेगा इन मूर्तियों में। ठीक है, इस प्रकार से नॉटेड हेड गियर देखने को मिलेगा आपको। भरुत की मूर्ति कला का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको समझा है। अब सांची की मूर्ति कला की बात करें, सांची का जैसे हमने स्तूप पढ़ा था, इसकी वास्तुकला इत्यादि को हमने वहां पर समझा है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक सेकेंड बस रुकिएगा। ठीक है, हाँ, तो माफी चाहती हूँ, बीच में ब्रेक हो रहा था, वो अर्जेंट मैसेज था। सांची की जो मूर्ति कला है वो, जैसे सांची स्तूप 1 देखेंगे, मथुरा और वेगी, ये गुटूर जिला और आंध्र प्रदेश में, आपका मथुरा और वेगी गुटूर जिला आंध्र प्रदेश में मूर्ति कला के विकास का अलग अलग चरण जो है शैलीगत प्रगति के साथ, मतलब अलग अलग डिजाइन में जिसको है डेवलप करके और उसका प्रगति करके उसको दिखाया गया है, बहुत प्रसिद्ध है। सांची के 4 सुंदर रूप से सजाए गए तोरण है। जब हमने सांची का स्तूप देखा था, उसके तोरण जो है 4 गेट है, तोरण मतलब मेन द्वार है, जिनमें बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, जातक कथाएं, उनके बारे में, उनकी प्राचीन कहानियों को, उनके जन्म मरण सबको दिखाया गया है। एक चीज और बता दूं, जो सांची का स्तूप का जो तोरण है, मेन गेट है, उसमें से आप देखेंगे उन पर आपको ज्यादातर
जो है लाफिंग बुद्धा जो है उनकी मूर्ति दिखाई देती है, उनके साथ कनेक्ट करके। जो उनके एक शिष्य हुआ करते थे, उनके नाम पे वो बहुत हंसते थे और सबको दूसरों को प्रेरित करते थे कि भाई इस प्रकार से आप हंसते हंसते जीवन बिताएंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब प्रेरणा देते थे। ठीक है, होते ही समथिंग कुछ उनका नाम था, मुझे याद नहीं है। तो उनका वहाँ से लाफिंग बुद्धा नाम पड़ा। तो उनके सांची के तोरण पे आप देखेंगे उनका चित्र मिलता है सबसे पहली बार, और उनके जीवन से जुड़ी सामान्य दृश्य जो है बुद्ध के वहाँ देखने को मिलते हैं। प्रतिमाओं की संरचना उच्च उभार यानी कि हाई रिलीफ, ऊपर उभरे हुए टाइप के दिखाई देते हैं, जिससे पूरा स्थान भरा हुआ लगता है। और मुद्राएं, जो भी मुद्राएं हैं, हाथ की हो या नयन की हो, अधिक स्वाभाविक, बहुत नेचुरल सी लगती थी। और शरीर में पहले जैसी कठोरता अब यहाँ नहीं दिखाई देती है, सौम्यता दिखाई देती है। ठीक है, मुखाकृतियां चित्र स्थल यानी कि मुख की जो चित्र दिखाई देते हैं वो स्पष्ट रूप से उभरे हुए हैं। आकृतियों की रेखाओं में कठोरता कम दिखाई देती है, उनमें गतिशीलता हमें ज्यादा दिखाई देती है, ऐसा मूवमेंट टाइप की चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे एक लय से चले जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए उनका तोरण बनाया गया ना, सांची का स्तूप का एक तोरण यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नक्काशी की जो तकनीक है भरोसे से ज्यादा विकसित है यहाँ पर। बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें ग्रोथ करेंगी, राइट। अब बुद्ध के प्रतीकात्मक निरूपण की जो परंपरा है वो जारी रहती है, जिसमें मानुषी बुद्ध यानी कि पूर्व के जो बुद्ध है उनका चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ, जैसे कुशीनगर का घेराबंदी बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक का रामग्राम स्तूप दौरा जो है, जैसी ऐतिहासिक कथाएं बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से उकेरी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे गांधार कला शैली, ये गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो गांधार की जो मूर्ति कला है उस पर बैक्टीरिया, पार्थीय और स्थानीय परंपराओं का प्रभाव हमें दिखाई देता है। वहीं पर इसका प्रमुख विकास कुषाण वंश के काल में देश के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि इसका गांधार शैली। अब इसमें देखेंगे गांधार शैली पर आप देखेंगे इनकी अधिकांश मूर्तियों की प्रेरणा जो है बौद्ध धर्म रहा है, लेकिन इस शैली में धूसर और नीलापन, धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस तरह में जब आप बुद्ध को देखेंगे तो सिलवटे पड़े हुए इनके वस्त्र हैं, बड़े बड़े नयन हैं, और यहाँ पर जूड़ा लगाए हुए बड़ा सा आभा मंडल भी इनके पीछे है। तो ये किसी से प्रेरित है। अब क्या है, इस जो गांधार मूर्ति कला की विशेषता है वो क्या है कि आध्यात्मिक बुद्धा को दिखाया गया है। बुद्ध के चित्रण में शांति और गंभीरता का भाव दिखाई देता है, गांधार मूर्तिकला की पहली विशेषता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बहुत तेज और वैसा कुछ चीज़ों को डिजाइन नहीं किया, सिंपल एंड नेचुरल और थोड़ा आध्यात्म करते हुए इसे प्रदर्शित किया गया। बुद्ध प्रतिमाओं का में आभूषणों का प्रयोग कम किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या आभूषण के नाम पे कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब बुद्ध को लहराते हुए घुंघराले बालों के साथ दर्शाया गया, बंधे हुए बाल भी हैं, कुछ लहराते हुए घुंघराले बालों को भी कहीं कहीं पर दिखाया गया है। बुद्ध का माथा वहाँ चौड़ा दिखाया गया है। ठीक है, और आंखें आधी बंद और आधी खुली हुई, इस प्रकार से माथा चौड़ा, आधी बंद और आधी खुली हुई आंखों को दर्शित किया गया है। ठीक है, बुद्ध बैठे हुए बुद्ध को पारंपरिक भारतीय शैली में पद्मासन यानी कि क्रॉस लेग मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे बुद्ध और बोधिसत्व की जो आकृतियां हैं यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती बनाई गई। अपोलो एक देवता है जिनके चौड़े कंधे हैं। ठीक है, सिर के चारों ओर हेलो, जिसको हम प्रभा मंडल कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु इत्यादि को देखते हैं तो आभा मंडल, प्रभा मंडल उनका पीछे से होता है ना, कुछ इस प्रकार से। इनकी मांसपेशियां, नाखून और बाल जैसे शारीरिक विशेषताओं को अत्यंत सूक्ष्म बारीकी से और विस्तृत के तरीके से उसको उकेरा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत विस्तृत तरीके से, अगर उनके हाथ के नाखून है तो उसको स्पेशली दिखाया गया है, उनकी नसों को उकेर के ऊपर से दिखाया गया है कि मतलब बहुत बारीकियों का ध्यान रखा है नक्काशियों में। वहीं पर मथुरा मूर्ति कला की अगर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो मूर्तियों के निर्माण में चित्तीदार बलुआ पत्थर से स्पॉटेड जो है सैंड स्टोन का प्रमुख ज्यादा प्रयोग किया। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सैंड स्टोन का प्रयोग किया, दिख रहा है वो सब चीजें। इनके भी कपड़ों में वही सिलवटे, वही चीजें दिखती हैं। मथुरा शैली पर बाहरी प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा है और ये अपनी स्वदेशी परंपरा का ही आधार लिए हुए चल रही है। जैसे जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों की प्रतिमाएं मथुरा शैली में निर्मित की गई है, ना केवल बुद्ध की, ना केवल जैन धर्म में, ना केवल हिंदू में भगवान की, सारे ही धर्मों की प्रतिमाओं को मथुरा शैली के अंतर्गत उस समय पे निर्मित किया गया है। इस कला शैली को कुषाण शासकों का काफी ज्यादा संरक्षण उनके शासनकाल के दौरान इनको ज्यादा बनाया गया। और अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो उस समय पे तीनों धर्मों के बारे में इन्होंने, वास्तुकला की बात हो या जिस वक्त मंदिर का निर्माण हो रहा था उस वक्त भी इनका कुछ इस तरह की चीजें हमें गुफाओं में देखने को मिली है। मथुरा की स्थानीय मूर्ति कला परंपरा इतनी ज्यादा मजबूत हुई है कि उसका प्रभाव उत्तरी भारत के अन्य भागों तक भी फैलता हुआ हमें दिखाई देता है। वही मथुरा कला की कुछ विशेषताएं, मूर्ति कला की विशेषताएं हैं। अब वो विशेषताएं क्या है यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, मथुरा कला की जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है
इसका क्या है, मथुरा मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता, मथुरा में बनी बुद्ध की मूर्तियां प्राचीन यक्ष यक्षिणी परंपरा से जुड़ी होती, जबकि गांधार की बुद्ध मूर्तियों में यूनानी प्रभाव दिखता है। ठीक है, इसके बाद विष्णु और शिव की मूर्तियों को उनके हथियार आयुधों को आसानी से पहचाना जा सकता है। बड़ी मूर्तियां जिसको हम साहसिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि मानो आकृति पत्थर से बाहर निकल रही हो। बड़ी मूर्तियां साहसिक और प्रभावशाली जो है हमें दिखाई देती है, ऐसा लगता है बाहर को निकली जा रही, एकदम इतनी नेचुरल रियलिस्टिक लगती है। मूर्तियों के चेहरे गोल हैं, ज्यादातर हमने देखा, बहुत पीस है, बहुत ऐसे डिवाइन स्माइल दिखाई दे रही है, पीसफुल दिखाई दे रहे हैं। शरीर भारी नहीं बल्कि कोमल और भरा हुआ दिखाई देता है। वस्त्र साफ दिखाई देते हैं और आमतौर पर बाएं कंधे को जो है ढकते हैं। यहाँ पर हमने देखा बाएं कंधे को इस प्रकार से ढके हुए हैं। खैर इनका बाद में जब मिला होगा तो काफी टूट भी गए थे, क्षतिग्रस्त थी। लेकिन देखिए आभा मंडल पे कितना विशेष ढंग है, पर आभा मंडल पे और डिजाइन करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, मथुरा में बुद्ध, वही यक्ष यक्षिणी, शिव, विष्णु और व्यक्तियों की मूर्तियां, इन्हें पोर्ट्रेट बड़ी संख्या में बनाए गए, क्योंकि तीनों धर्मों की मूर्तियों को इसमें बनाया गया पोर्ट्रेट्स को। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मूर्तियां और अधिक नरम, भरी हुई और गोल बनाई गई थी। ठीक है, इसके तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्यादातर मोटापन, मतलब पैरों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई। जैसे जैसे आगे बढ़े, अब इस समय काल में क्या हुआ कि पैरों के बीच में गैप को ज्यादा कर दिया गया। शरीर में हल्का मोड़ दे दिया गया, थोड़ा सा लचक और थोड़ा सा कहते हैं लचीलापन दिया गया। चलन और गति को दिखाया गया, थोड़ा मूवमेंट ऐसे करके दिखाया गया कि लग रहा है कि बस वॉक करने वाली है मूर्ति। ठीक है, समय के साथ मूर्तियों की जो सतह है वो उसको अधिक चिकनी और सुंदर चलती हुई दिखाई गई। और बुद्ध की मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शिता साफ नजर आती है, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाए गए हैं, ताकि जो उनकी नसें, उनके बॉडी अंग है वो थोड़ा उभर कर निखर कर आए। बुद्ध के सिर के चारों ओर बना प्रभामंडल बहुत सजावटी और सुंदर होता था। अगर हम तुलना करेंगे इसकी मथुरा मूर्तिकला में देखिए और यहाँ पर गांधार शैली में देखिए, एकदम प्लेन है, यहाँ पर आते आते काफी ज्यादा डिजाइन पूर्ण होने लगा यहाँ पर। ठीक है, वही अमरावती मूर्तिकला विद्यालय की अगर बात करेंगे तो अमरावती कला शैली से कुछ विशेषताएं हैं, जो एक बौद्ध धरोहर आंध्र प्रदेश में गुंडलकम्मा नदी के तट पर इंडो लॉजिस्टिक यानी कि भारत विदों के एक समूह के द्वारा खोजी गई थी। इसको एक मूर्ति को खोजा गया था, बहुत बड़ी ये मूर्ति है। और इस कला शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के अमरावती क्षेत्र से हमें देखने को मिलती है, उसके नाम पर ये नाम पड़ा है। इस कला को पहले सातवाहन शासकों और बाद में इक्ष्वाकु वंश के द्वारा संरक्षण प्रदान हुआ। जिस प्रमुख स्थानों पर यह शैली विकसित हुई थी वो है अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गोली, घंटसाला और बेंगी। ठीक है, अब इसके बाद इनकी कुछ विशेषताएं, जैसे मुख्य रूप से ये सफेद संगमरमर पर बनाया जाता था, हमने देखा सफेद संगमरमर पर बनाया जाता था। प्राकृतिक शैली की में तराशी हुई है, और उदाहरण बुद्ध द्वारा हाथी को वश में करना, ये सारी चीजों को यहाँ पर उकेरने का प्रयास किया गया। यहाँ पर छोटी छोटी इस प्रकार से कहानियों के रूप में जो है यहाँ पर दिखाया गया है, बनाया गया है। और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन, उनकी जातक कथाओं पर आधारित कथात्मक दृश्य दिखाए गए, हमने अभी देखा। और इसमें बुद्ध को मानव के रूप में साथ साथ पशु रूप में भी दर्शाया गया, मतलब उनको ईश्वर के स्वरूप में या कह लें डिवाइन के स्वरूप में, दोनों रूपों में, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग, मतलब सॉरी नॉन लिविंग नहीं, माफी चाहती हूँ, चाहे वो पशु के रूप में चाहे मानव के रूप में, दोनों के रूप में उनको वहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। इस शैली में धार्मिक और लौकिक यानी कि सांसारिक दोनों प्रकार की आकृतियां मिलती है। बताता है कि धर्म के साथ साथ संसार को आप नहीं छोड़ सकते, इसीलिए दोनों चीज़ों को, क्योंकि देखिए कभी भी कोई मूर्ति, वास्तुकला या पेंटिंग मिलती है तो हमें क्या बताती है, उस समय की परिस्थितियों के बारे में बताती है। तो बताया गया कि धर्म के साथ साथ सांसारिक दोनों चीज़ें साथ में चल सकती हैं, ये बताने का प्रयास किया गया है। अमरावती शैली को ज़्यादातर सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत माना जाता है, और इसमें जो है पैनल्स है अपनी आकृतियों को कोमलता और रेखीय सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो पैनल्स हैं जिसको शिल्पपट्ट कहते हैं, उस पर नृत्य और संगीत के अनेक दृश्य अंकित हैं जो जीवन के आनंद को भी दर्शाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से डांस करते हुए, थोड़ा सा मूवमेंट से डांस पता ही चल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें समझ आती है। तो हमने आज क्या बुद्ध के बौद्ध मूर्ति कला के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे, संकल्प से सफलता के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, प्री हो, चाहे वो मेंस हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी के साथ साथ संडे को सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स आता है, संडे को शाम को 7 बजे वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स आता है, देखना ना भूले। वहीं ये ट्यूसडे और सैटरडे को आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाता है शाम को 6 बजे मेरे द्वारा, और रोज आपको जियो पॉलिटिकल के टॉपिक्स मिलते हैं विद शॉर्ट सीरीज के साथ, तो जरूर उसको देखिए और निरंतर हमारे साथ बने रहें, PYQs करते रहें यूपीएससी प्रीलिम्स के 2013 से 2025 तक के। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर विराम देती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।